वेलकम बैक गाइस। आज बात करते हैं एक्चुअली डिजीबाइट कॉइन की और इसका सिंबल है DGB और ये वजीरेक्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ये एक्चुअली क्या है कि बिटकॉइन का फॉर्क है यानी मॉडिफिकेशन है। तो इस कॉइन को हम एक्चुअली फंडामेंटली समझते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में। और इसके फंडामेंटली समझने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें समझना होगा कि बिटकॉइन की 4 मेजर प्रॉब्लम क्या है और फिर दूसरे नंबर पर हम समझेंगे अगर ये उसका मॉडिफिकेशन है तो कौन सी प्रॉब्लम को फिर ये सॉल्व करता है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि जो डिजीबाइट है उसके रियल लाइफ यूज केसेस क्या क्या हैं और उसके बाद लास्ट में हम समझेंगे कि डिजीबाइट को हमें एक्चुअली खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर खरीदें तो कितने समय के लिए होल्ड करें और कितना रिटर्न हम जनरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। तो गाइस बिटकॉइन की 4 मेजर प्रॉब्लम है, यानी पहली है नॉन फंजिबिलिटी। अब इसको हम समझते हैं कि इसकी वजह से पूरा प्राइवेसी कॉइन्स का जो पूरा सेक्टर है इसी वजह से शुरू हुआ। एक्चुअली क्या है कि बिटकॉइन एक ओपन सोर्स नेटवर्क है, यानी अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन जो रिसेंट ब्लॉक में सेव है आप अगर एक्सेस करना चाहो तो आप एक्सेस करते करते जेनेसिस ब्लॉक तक जाके सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक लेजर पे अवेलेबल है। और इससे एक्चुअली होता क्या है कि अगर सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाती है तो कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो मतलब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर किसी मतलब ऐसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और वो क्या करता है बिटकॉइन खरीद के वो एक्सचेंज पे सेल कर देता है। आपने जाकर एक्सचेंज से खरीद लिया, आपको नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या है, पिछला ब्लॉक क्या था, कहाँ से आया है, और उसके बाद एक्चुअली होगा क्या, आप खामखाही रेगुलेशंस के ड्रामों में फंस जाओगे इन केस अगर आपको ट्रैक कर लिया गया कि ये बिटकॉइन आपके पास आया कहां से। इस केस का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है प्राइवेसी कॉइन्स। यानी प्राइवेसी कॉइन्स में हम नहीं ट्रैक कर सकते कि पिछला रिकॉर्ड क्या है, तो वो जितने भी प्राइवेसी कॉइन है वी कैन टेक द एग्जांपल जैसे मोनेरो है, डैश है, इन सब के ग्रो करने का रीजन ही यही है क्योंकि ये प्राइवेसी बेस्ड है। दूसरी प्रॉब्लम की अगर बात करें तो वो है गाइस ट्रांजैक्शन स्पीड। वी ऑल नो कि बिटकॉइन का नेटवर्क पे इतना ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है और इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन स्पीड स्लो हो चुकी है कि अगर आप अभी बिटकॉइन भेजोगे तो कई बार होता है 2-2 दिन तक लग जाते हो, कई बार होता है 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, उसका नेचर है एक्चुअली वो क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क पे बेस्ड है, यानी वो माइनेबल कॉइन है और उसकी माइनिंग होती है। और उसके लिए करना क्या होता है कि एक्चुअली वो क्या करते हैं, कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं उसके नेटवर्क के साथ और माइनिंग होती है और माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है माइनिंग के लिए। लेकिन इस समय एक्चुअली एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है और एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होने से प्रॉब्लम ये है कि अभी मेजरली वी आर रिलाइंग ऑन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी और अभी हम नॉन कन्वेंशनल की तरफ पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो इस केस में एक्चुअली ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वहीं अगर उसकी चौथी प्रॉब्लम की बात करें तो वो है कि उसकी माइनिंग की कॉम्प्लेक्सिटी। यानी एक्चुअली है क्या कि जब से एसिक माइनर आए हैं तब से जो उसकी बिटकॉइन की माइनिंग जो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पहले एक टाइम होता था जो शुरुआत में कि आप कंप्यूटर से माइन कर सकते थे, CPU से माइन कर सकते थे, विच इज इम्पॉसिबल, अभी तो आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और फिर लेटर ऑन ग्राफिक कार्ड से इजीली माइन हो जाता, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो सकता बिकॉज इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, इतने ज्यादा एसिक माइनर्स रन करते हैं उस पर, क्योंकि वो सिंगल एल्गोरिथम यूज करता है SHA-256 और उसमें क्या होता है उसी के इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं जिनको लेकर एसिक माइनर बनते हैं। माइनिंग एक्चुअली है क्या, माइनिंग इज लाइक सॉल्विंग ए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो जितनी जल्दी जो हार्डवेयर सॉल्व कर देगा उसको ही रिवॉर्ड मिलेगा, यानी वही प्रोडक्टिव रहेगा। तो एसिक माइनर स्पेशली डिजाइंड होते हैं जो 1000 टाइम्स और इवन 1 लाख टाइम्स फास्टर सॉल्व कर सकते हैं कंपेयर टू द CPU और GPU। अब बात करते हैं एक्चुअली जो डिजीबाइट कॉइन है वो इसमें से बिटकॉइन की कौन सी प्रॉब्लम है जिन्हें सॉल्व करता है। तो यानी 2 मेजर प्रॉब्लम को बड़ी अच्छी तरह से सॉल्व करता है। पहला है क्योंकि ये 5 एल्गोरिदम यूज करता है, यानी 5 डिफरेंट एल्गोरिदम यूज करता है। इस वजह से एक्चुअली होता क्या है कि एसिक माइनर्स अपने बहुत ज्यादा उसमें लोड पुटअप नहीं कर पाते, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ा पाते हैं। तो और उसकी वजह से एक्चुअली है क्या, इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत फास्ट है कंपेयर टू द बिटकॉइन। डिजीबाइट 2 प्रॉब्लम्स को बिल्कुल टैकल नहीं करता। पहली क्या है कि ये खुद भी प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है, यानी ये खुद भी एक माइनेबल कॉइन है और इसकी माइनिंग होती है, तो एनर्जी की कंजम्पशन इसमें भी बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी इसकी नॉन फंजिबिलिटी प्रॉब्लम, तो वो भी इसको भी नहीं सॉल्व करता क्योंकि ये भी अपने आप में एक ओपन सोर्स नेटवर्क है, यानी आप इसमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करते जाओ तो जेनेसिस ब्लॉक तक आप सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। अब अगर डिजीबाइट के गवर्निंग स्ट्रक्चर की बात की जाए, यानी ये वर्क कैसे करता है, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि वॉलंटरी बेसिस पे लोग इसको रन करते हैं। यानी होता क्या है कि जो लोग माइनिंग करना चाहते हैं इसकी वो अपना हार्डवेयर कनेक्ट करेंगे डिजीबाइट के नेटवर्क के साथ और ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करेंगे। और ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के बदले जो ट्रांजैक्शन फीस होगी वो उनको रिवॉर्ड के फॉर्म में मिलेगी। जो उसका ब्लॉक जनरेट होगा वो उसको रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिन जिन लोगों ने उसको ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया है। और इसके जो ब्लॉक का रिवॉर्ड है वो 1% हर महीने घटता चला जाता है। जैसे बिटकॉइन पहले जितना जनरेट होते थे उतना अब नहीं एक ब्लॉक में जनरेट होते क्योंकि उसकी हाल्विंग होती चली जाती है। सिमिलरली इसकी भी एक तरह से हाल्विंग कह सकते हैं कि हर महीने 1% रिवॉर्ड घट जाता है और आगे चल के रिवॉर्ड कम होता चला जाता है। यानी पहले शुरुआत में जितने डिजीबाइट जनरेट होते थे ब्लॉक में उतने अब नहीं होते और आगे और भी कम होते चले जाएंगे। यानी नए कॉइन सर्कुलेशन में जो ऐड होते हैं, जो माइनिंग के थ्रू ऐड होते हैं, वो धीरे धीरे करके उनके ऐड होने का रेशियो कम होता चला जाएगा।
अब अगर बात करते हैं इसके यूज केस की, तो डिजीबाइट एक्चुअली इनिशियली क्या था, एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी ही था, लेकिन लेटर ऑन इसका जो यूज केस बना वो है डिजी एसेट। तो बेसिकली ये करता क्या, ये इनकोड करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, किसके लिए, अगर कोई डेवलपर है जिसको बनाना है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनाना है, तो वो इस डिजीबाइट के नेटवर्क पे जाके और डिजी एसेट्स के थ्रू वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बना सकता है और इजीली रन भी कर सकता है। यानी बनाना भी डिजी एसेट्स का काम है, उसको फिर एडमिनिस्ट्रेट करना भी डिजीबाइट के नेटवर्क का ही काम है। सो बेसिकली 3 लेयर्स में काम करता है। सबसे टॉप लेयर है वो एक्चुअली क्या है, ऐप स्टोर की तरह काम करती है, जिसमें डिजीबाइट के ब्लॉकचेन पे एप्लीकेशन बन सकता है, जो भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आपको बनाना है। फिर जो इसकी जो मिडिल लेयर होती है वो क्या करती है, एक्चुअली सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है डिसेंट्रलाइज ऐप को, और साथ में ये इंश्योर करती है कि कोई भी डुप्लीकेट ब्लॉक उसमें ऐड ना हो, और ये भी इसका इंश्योर करना काम है कि कोई भी हैक करके उसमें कोई मैनिपुलेशन भी ना करे ब्लॉक्स में। और इसकी जो सबसे बॉटम लेयर है वो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए कम्युनिकेशन और ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रोवाइड करती है नोड्स के बीच में। अगर आप सोचेंगे कि नोड्स क्या होता है, तो नोड्स एक्चुअली होता है कि फॉर एग्जांपल कोई नेटवर्क है, उसके साथ मैंने अपना हार्डवेयर कनेक्ट कर लिया और मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो मेरा कंप्यूटर यानी मेरा हार्डवेयर एक नोड बन जाएगा, और ऑल ओवर द ग्लोब इस तरह से बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उसको कनेक्ट होने का उनको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन जब वो कनेक्ट हो जाते हैं तो हर कंप्यूटर, हर हार्डवेयर एक्चुअली क्या हो जाता है, एक नोड बन जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं डिजीबाइट की करंट सर्कुलेशन सप्लाई की। तो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर देखें इसको, तो 14.68 बिलियन अभी इसकी करंट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और मैक्सिमम 21 बिलियन इसकी सप्लाई हो सकती है। वहीं इसकी अगर मार्केट कैप की बात करी जाए तो $835 मिलियन अभी इसकी करंट में मार्केट कैप है, और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो करंट में वजीरेक्स पर ₹4.5 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं गाइस अगर इसकी हाइट ऑफ द ब्लॉकचेन की बात करें तो इसकी हाइट ऑफ द ब्लॉकचेन 13 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है। अब हाइट ऑफ द ब्लॉकचेन एक्चुअली होती है कि जेनेसिस ब्लॉक से लेकर रिसेंट ब्लॉक के बीच में कितने सारे ब्लॉक्स हैं, उसको हम हाइट ऑफ द ब्लॉकचेन कहते हैं। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमें इसे बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर बाई करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कितना रिटर्न इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो गाइस अगर लॉन्ग रन की बात करें, एट द एंड ऑफ 2022 वी कैन इजीली सी कि जहां पे डिजीबाइट एक्चुअली 15 से 22 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा हो, तो काफी अच्छा खासा रिटर्न हो जाएगा अगर देखें यहां से पोजिशनल रिटर्न। और उसके बाद अगर बात करें इसको हमें खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए, लेकिन अपने जो पोर्टफोलियो उसका एक फ्रैक्शन ही इसमें अलॉट करना। देयर आर सो मेनी कॉइन व्हिच आर मोर प्रॉमिसिंग इन टर्म ऑफ जनरेटिंग द रिटर्न, सो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। तो क्या पोर्टफोलियो में इसको हिस्सा देना चाहिए? तो बिल्कुल देना चाहिए। डिजीबाइट एक बहुत ही अच्छा टेक कॉइन है, और आगे चल के इसकी ग्रोथ के 2 चीज कंट्रीब्यूट करेंगी। पहला क्या कि जिस तरह से एक एरा आता जा रहा है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का, तो वो डिजीबाइट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनते जा रहे हैं। और दूसरी अगर बात करें कि इसका जो ब्लॉक का रिवॉर्ड हर मंथ घटता जाता है, 1% घट रहा है लेकिन हर मंथ, तो उससे एक्चुअली होता क्या है कि धीरे धीरे करके नए डिजीबाइट कॉइन ऐड होने का सर्कुलेशन में परसेंट ही घटता चला जाता है। डिमांड बढ़ रही है लेकिन जो न्यू एडिशन ऑफ सप्लाई वो धीरे धीरे करके घटता जा रहा है, तो इस केस में एक्चुअली होगा कि प्राइस बूस्ट करना लाजमी है। सो यू मे कंसीडर टू बाय इट। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।